हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपका अपना अनुराग गर्ग आज एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है एमिनो एसिड। तो आज यही टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमिनो एसिड, हेडिंग है एमिनो एसिड। तो देखिए, एमिनो एसिड जो कंपाउंड होते हैं वो इस टाइप के कंपाउंड होते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इस स्ट्रक्चर को। एमिनो एसिड्स आर बाई फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड। मींस ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक इसमें एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। आप सभी को पता होगा COOH ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 ग्रुप को हम बोलते हैं एमिनो ग्रुप। ठीक है, तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक और एक एमिनो एसिड। अब एक तो ये पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो एमिनो एसिड होता है ये हमेशा अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट होता है, अल्फा कार्बन पर। अब ये बात करें कि अल्फा कार्बन क्या होता है, तो चलो ठीक है, अल्फा कार्बन की बात करें। NH2 में और COOH में आप लोगों ने नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा। उसमें एक टेबल आप लोगों ने पढ़ा होगा, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी टेबल। और तुम्हें यह भी याद होगा NH2 ग्रुप में और COOH में प्रायोरिटी किसकी पहले आती है? डेफिनेटली तुम्हें पता होगा कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी पहले आती है। तो कार्बोक्सिलिक के अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो COOH जिस कार्बन से अटैच्ड होता है उसी को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, तो ये जो NH2 ग्रुप होते हैं ये इस अल्फा कार्बन पर ही अटैच्ड रहते हैं। इसलिए जो भी एमिनो एसिड की यहां पर हम बात कर रहे हैं ये सभी एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो पहली चीज, एमिनो एसिड का मतलब बाई फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, मीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें टू फंक्शनल ग्रुप हो, एक कार्बोक्सिलिक और एक NH2 ग्रुप, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एमिनो एसिड। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जो NH2 ग्रुप होता है वो ऑलवेज अल्फा पोजीशन पर अटैच्ड होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसका एक अच्छा एक चीज, चलो एक पॉइंट और हम लेते हैं। ये तो सेकंड पॉइंट हुआ, एक थर्ड पॉइंट और है, वो क्या कि जो एमिनो एसिड होते हैं इसमें जो एमिनो ग्रुप होता है ये 1 डिग्री ग्रुप होता है। आपको याद होगा एमिनो ग्रुप जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के अमाइन होते हैं, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। तो यहां पर ये जो NH2 होता है, चलो ठीक है इसको हम लिख भी सकते हैं। ये हमने लिखा 1 डिग्री अमाइन का मतलब क्या, NH2, 2 डिग्री अमाइन होता है NH डबल डैश और एक होता है N ट्रिपल डैश, ये सबको पता होगा। ठीक है, तो अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो 1 डिग्री अमीनो, NH एंड बोथ साइड कार्बन चेन 2 डिग्री अमाइन और N एंड 3 साइड कार्बन ये 3 डिग्री अमाइन होता है। तो इसमें हमें ये याद रखना है कि जो एमिनो एसिड होता है उसमें NH2 ग्रुप ऑलवेज 1 डिग्री अमाइन होता है, एक एमिनो एसिड को छोड़कर, दैट इज प्रोलाइन। ये जो कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं प्रोलाइन। इसमें जो NH होता है ये 2 डिग्री अमाइन होता है। ठीक है, ये कुछ और एग्जांपल्स हमने यहां पर ले रखे हैं, इन्हीं पर बेस्ट। तो देखो जो एमिनो एसिड होते हैं उसका ये वाला पार्ट तो फिक्स रहता है, बस इस R का ही चेंजेस होता है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हमने यहां पर लिया है। फर्स्ट नंबर हमने लिया ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन का जो सिंबॉलिक नेम होता है दैट इज GLY। फर्स्ट 3 लेटर लिया GLY, ये इसकी सिंबॉलिक टर्म है। तो यहां पर देखो CH2 है, इसका मतलब इसमें R का वैल्यू यहां पर क्या था, H। तो अगर R का वैल्यू H है तो ये होगा ग्लाइसिन। ठीक है, अच्छा जी, अगर R का वैल्यू हम CH3 लिखते हैं, CH3 का मतलब ये लिखा CH3, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज हमने रखा, ये कंपाउंड होता है एलानिन और सिंबॉलिक टर्म होती है इसकी ALA, एलानिन। ठीक है, इसी टाइप से अगर R का वैल्यू हम PHCH2 कर दें, क्या वैल्यू रख दें, PHCH2, ये किसका वैल्यू हुआ, R का, ये रखा और रिमेनिंग पार्ट एज इट इज हमने रखा। तो CH3 में हमने बोला था एलानिन,
तो CH2 से PH हमने लगा दिया, इसको बोलते हैं फिनाइल एलानीन और सिंबॉलिक टर्म होती है PHE। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें ये कंपाउंड होता है प्रोलीन। तो जैसा कि अभी मैंने तुमसे कहा था कि जितने भी अमीनो एसिड होते हैं उनमें NH2 ग्रुप ऑलवेज अल्फा कार्बन पर अटैच्ड होता है। ये सारे एग्जांपल्स हैं, देखो सभी में NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, 1 डिग्री नेचर का है और अल्फा पोजीशन पर अटैच्ड है, एक्सेप्ट प्रोलाइन। प्रोलाइन में ये इसको फॉलो नहीं करता है इस डेफिनेशन को। इसमें जो NH होता है मतलब ये 2 डिग्री अमाइन होता है, ये तुम्हें याद रखना होगा। प्रोलाइन 1 डिग्री अमाइनो ग्रुप ना होकर इसमें 2 डिग्री अमाइन होता है। तो ये कुछ डेफिनेशन हुई एमिनो एसिड की। और एमिनो एसिड बेसिकली इसको हम यूं भी कहें कि इनका यूज क्या है, तो जितने भी हमारी बॉडी में जो प्रोटीन वगैरह होते हैं वो इन्हीं से मिलकर बने होते हैं, इन्हीं एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम इस मॉलिक्यूल की स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन अबाउट एमिनो एसिड। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसमें लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो नेक्स्ट हेडिंग यहां पर है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो देखिए एमिनो एसिड को हम 3 कैटेगरी से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी हमने लिया उनकी अकरेंस के अकॉर्डिंगली, मींस कैसे मिलते हैं। ठीक है, सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, इनकी रिक्वायरमेंट कैसी है, तो ये सेकेंड क्लासिफिकेशन होगा। इसी टाइप से एक और होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एमिनो एसिड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट एंड थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टाइप हमने लिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। अकरेंस के अकॉर्डिंगली हम एमिनो एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? सिंपल सी बात है, एक तो नेचुरल एमिनो एसिड और सेकंड सिंथेटिक एमिनो एसिड। अब नेचुरल एमिनो एसिड का मतलब क्या है? जो नेचुरली मिलते हो हमारी बॉडी वगैरह में, जो मिलते हैं अपने आप, उनको हम बोलते हैं नेचुरल एमिनो एसिड। और एक होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब बेसिकली हुआ क्या? मैन मेड, आदमी के द्वारा बनाया गया, किसी लेबोरेटरी में या किसी और जगहों पर इनको बनाया गया सिंथेटिकली, उसको कहा गया सिंथेटिक एमिनो एसिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस 2 टाइप का होता है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। अब ये याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट एमिनो एसिड को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज एसेंशियल, सेकेंड कैटेगरी नॉन एसेंशियल एंड थर्ड कैटेगरी इज सेमी एसेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ? एसेंशियल का मतलब ये है ऐसे एमिनो एसिड जिनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में नेचुरली नहीं होता है, बॉडी में नहीं बनते हैं, जिन्हें हमें डाइटरी इंटेक के थ्रू अलग से लेना होता है, खाने पीने की चीजों में अलग से हमें लेना होता है। ठीक है, तो इनको कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। तो एसेंशियल का मतलब क्या हुआ? देखो एसेंशियल तो सारे हैं, सारे ही जरूरी हमारी बॉडी के लिए, लेकिन क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो एसेंशियल का मतलब ऐसा हुआ जिनका फॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है, जिन्हें हमें अलग से डाइटरी इंटेक के थ्रू लेना होता है, उसको कहा जाता है एसेंशियल। ओके, ठीक है। नाउ सेकंड टाइप नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब जरूरी तो है, लेकिन इनका फॉर्मेशन बॉडी में इतना हो जाता है कि हमें अलग से इनको लेना नहीं पड़ता है, इनको कहा जाता है नॉन एसेंशियल। ठीक है, और एक होता है सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल का मतलब फॉर्मेशन बॉडी में होता भी है, बट फिर भी हमें इनको अलग से लेना भी पड़ता है। आई बात समझ में? तो इसलिए इनको 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड करा है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल। आ रही बात समझ में? ठीक है, एक ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अच्छा, नेक्स्ट होता है केमिकल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। अब केमिकल नेचर का मतलब क्या है? देखो हमने यहां पर जो एमिनो एसिड का
एक सिंपल स्ट्रक्चर लिखा है, इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। और NH2 ग्रुप कैसा होता है? ये बेसिक नेचर का होता है। तो यहां पर हमने इस बेसिस पर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड का मतलब क्या हुआ? इट मींस ऐसे अमीनो एसिड जिसमें नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इन दोनों सेम हो, बराबर बराबर हो। अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो एक ही NH2 ग्रुप हो, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है। एक होता है एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक का मतलब सपोज इफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, अगर ये ज्यादा है, एसिडिक ग्रुप ज्यादा है, तो इसको कहा जाएगा एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है। लेकिन अगर NH2 के नंबर्स COOH से ज्यादा है तो उसको कहा जाएगा बेसिक अमीनो एसिड। अभी इस टॉपिक के लास्ट में जितने भी अमीनो एसिड हैं उन सभी का हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखेंगे, उन सभी में हम इनके बात करेंगे, कौन सा एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा बेसिक है, ये सब अभी हम उसमें बात करेंगे। ठीक है। तो ये हुआ न्यूट्रल का मतलब COOH और NH2 बराबर बराबर हो। अगर COOH ज्यादा है NH2 से तो एसिडिक होगा, और NH2 ग्रुप ज्यादा है COOH से तो वो बेसिक अमीनो एसिड होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा, एक खास बात और यहां पर है अमीनो एसिड की, जितने भी अमीनो एसिड होते हैं दे ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी याद होना चाहिए। देखो, जैसे यहां पर ये R है तो ये कार्बन कैसा है? कायरल कार्बन है, एक सिंगल कायरल कार्बन है। तो ये सारे कंपाउंड कैसे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ये जो मॉलिक्यूल होता है ग्लाइसिन, इस ग्लाइसिन में R का वैल्यू क्या होता है? H। तो यहां पर ये कार्बन कायरल सेंटर नहीं होता है, इसलिए ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। उसके अलावा जितने भी अमीनो एसिड हैं वो सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जैसे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये एक्टिव, ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, और इसके अलावा और भी जितने होते हैं सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और है एमिनो एसिड का, जो एमिनो एसिड होते हैं ये ऑलवेज ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये ज्विटर आयन फॉर्म क्या होती है, जरा इसकी हम बात कर लें। देखो क्या होता है, COOH ग्रुप कैसा? एसिडिक ग्रुप है, और NH2 ग्रुप कैसा है? बेसिक ग्रुप है। N के पास में क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है। तो कार्बोक्सिलिक क्या करेगा? एक अपना H+ रिलीज करेगा और NH2 इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। सेम स्ट्रक्चर बनता है RCHN। H से बॉन्ड बनेगा तो N पे चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस, और यहां बनेगा C≡O-। तो इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। अब ज्विटर आयन क्या होते हैं? सोचिए, किसी स्पीशीज में ओनली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैटायन। अगर किसी स्पीशीज में सिर्फ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो उसको क्या कहा जाएगा? एनायन। बट अगर किसी स्पीशीज में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, एक साथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इसको कहा जाता है ज्विटर आयन। व्हाट इज ज्विटर आयन? इट इज बाइपोलर आयंस आर ज्विटर आयन। तो याद रखेंगे, जो अमीनो एसिड होते हैं वो ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो कभी भी हमें किसी भी अमीनो एसिड को लिखना है तो हम चाहे तो, जैसे ये एलानीन है, ये एलानीन को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम इसकी ज्विटर आयन फॉर्म भी बना सकते हैं। तो एलानीन की ज्विटर आयन फॉर्म क्या होगी? कुछ नहीं है, कार्बोक्सिलिक का H हटा दो,
यहां पर माइनस लगा दो और ये H कहां लेके जाओ, NH2 पे लेके जाओ, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, NH3 प्लस में। तो यहां पर बनेगा COO माइनस और यहां बनेगा NH3 प्लस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एमिनो एसिड में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या, एमिनो एसिड का फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एमिनो एसिड होते हैं। एमिनो एसिड में NH2 ग्रुप ऑलवेज अल्फा कार्बन पर होंगे, तो एक्सेप्ट प्रोलीन। दूसरी बात, सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, सबके सब ज्यूटर आयन में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इनकी सारी प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए। तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन अबाउट एमिनो एसिड, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़े। अब नेक्स्ट पार्ट आता है यहां पर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं PI। PI का मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तुम्हें याद है अभी मैंने तुमसे कहा कि जो एमिनो एसिड होते हैं वो ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर COO माइनस होता है और यहां पर NH3 प्लस होता है। अब देखो ये डेफिनेशन है, अभी हम इसकी बात करेंगे। पहले हम इस एमिनो एसिड की बात करें। यहां पर देखो ये क्या है, ये RCHNH2 एंड COOH, ये एक एमिनो एसिड है। R का वैल्यू यहां पर कुछ भी हो सकता है। अब मैंने इसको ऐसे लिखा और चाहे तो हम इसको ज्विटर आयन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, इसको ज्विटर आयन फॉर्म में हम लिखें। कैसे लिखें, यहां से हमने H प्लस को हटा दिया, ये बना दिया COO माइनस और H प्लस कहां लेकर आ गए, N के पास। क्यों लाए N के पास, बिकॉज N के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये एज ए बेस बिहेव करेगा, H प्लस से बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड बनाने के बाद क्या बनेगा, ये बनेगा NH3 प्लस, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का ये क्या बना, एक ज्विटर आयन, ठीक है। अब देखो अगर हम इस ज्विटर आयन को किसी एसिडिक मीडियम में रखें, एसिडिक मीडियम में रखें, तो बताइए क्या होगा। भाई एसिडिक मीडियम में रखा है तो कौन अवेलेबल है, H प्लस अवेलेबल है। तो वो जो H प्लस होगा वो COO माइनस से बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड बना लेगा तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, RCHNH3 प्लस एंड C डबल बॉन्ड OH। तो एसिडिक मीडियम में जो ज्विटर आयन था वो कन्वर्ट किस में हो गया, कैटायन में, ठीक है, मान लिया। इसी तरीके से अगर इस ज्विटर आयन को हम बेसिक मीडियम में रखें, तो बेसिक मीडियम का मतलब कौन प्रेजेंट है, OH माइनस प्रेजेंट है। तो ये OH माइनस क्या करेगा, NH3 का जो H प्लस था उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। क्या रिलीज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा H2O से बनेगा कौन, बनेगा RCH सिंगल बॉन्ड NH2 एंड यहां पे कौन बना, C डबल बॉन्ड O माइनस। हमें कौन मिला, एनाइन। समझना, अब समझना, अगर हम इस ज्विटर आयन को एसिडिक मीडियम में रखें तो ओवरऑल हमको मिलता है कैटायन, और अगर इस ज्विटर आयन को हम बेसिक मीडियम में रखें तो हमें मिलता है एनाइन, एनाइन मिलता है। अब सोचिए अगर हम इस ज्विटर आयन को ऐसे इन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, समझना। मीन्स एसिडिक मीडियम है और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस ज्विटर आयन को रखें तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम में ये ओवरऑल कन्वर्ट किस में होगा, कैटायन में। और अगर ये कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है तो कैटायन किस तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ है, नेगेटिव चार्ज एक तरफ है, मतलब एक तरफ एनोड है एक तरफ कैथोड है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज मीन्स ये जो कैटायन होगा ये नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, मीन्स ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बेसिक मीडियम में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये जो एनाइन होगा ये किस तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा, बिकॉज एनोड पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये एनोड की तरफ मूव करेगा, ये कैथोड की तरफ मूव करेगा। अब बात ये है कि ऐसा पीएच लेवल जिसमें इस एमिनो एसिड का जो माइग्रेशन है वो माइग्रेशन 0 हो जाए, न तो वो कैथोड की तरफ मूव करे ना ही वो एनोड की तरफ मूव करे, ऐसा पीएच लेवल जो भी होगा उसी को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, दैट इज पीआई। अब देखो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है,
the hydrogen ion concentration of the solution in which a particular amino acid does not migrate under the influence of an electric field is called the isoelectric point of that amino acid. I think अब आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब H प्लस आयन का ऐसा कंसंट्रेशन जिसमें इस पर्टिकुलर एमिनो एसिड का मूवमेंट जीरो हो जाए, उसी को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर? चलिए अब देखो, कोई भी एमिनो एसिड है उसका हमें पीआई निकालना हो, मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना हो, कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाई 2। जैसे समझना, हमने एक एग्जांपल यहां पर लिया एलानीन का। एलानीन कौन सा होता है? ये रहा एलानीन, CH3CHNH2COOH। ये हमने यहां पर इसकी ये फॉर्म लिखी। तो देखो, इसमें हमने इसको ऐसे लिखा, तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का pKa कितना होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का pKa होता है 2.34। कितना होता है? 2.34 इसका pKa वैल्यू होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। और अगर हम NH3 प्लस का pK वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है 9.69। बस हमें इसका pK पता है, हमें NH3 प्लस का pK है पता है, तो बस ये वैल्यू को हमने यहां पुट करा। इन दोनों का क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। तो 2.34 प्लस 9.69 का मीन निकालेंगे, डिवाइड बाई 2 करा तो ये आया 6.02। इट मीन्स जो एलानीन होता है, इस एलानीन का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो कितना होता है? 6.02। मतलब पर्टिकुलर इस पीएच लेवल पर इसका माइग्रेशन जीरो होता है। तो ये तुम्हें याद रखना है और ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, सिंपल pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाई 2, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, अभी तक हम लोग ये बात कर चुके हैं एमिनो एसिड होते क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स, कुछ एग्जांपल्स, इनका क्लासिफिकेशन, फिर हमने बात करी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या होता है इसको याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आते हैं और पहले भी आ चुके हैं। तो मेंस हम कंपटीशन की बात करें, जेई मेंस की बात करें या जेई एडवांस की बात करें या नीट की बात करें, हर एक केस में ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखना आपको। ठीक है, देखो अब पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली होता क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है अमाइड बॉन्ड। CONH जो बॉन्ड होता है ये होता है अमाइड बॉन्ड। लेकिन याद रखिएगा, हर एक सिंपल अमाइड बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बोलेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड तभी बोला जाएगा जब कंपाउंड क्या हो, एमिनो एसिड हो। ठीक है, देखेंगे अभी हम कैसे बात करेंगे। देखो होता क्या है, ये हमने एक मॉलिक्यूल लिखा, अब तुम्हें ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यहां पर CH2 है, CH2 पर NH2 है, तो ये कंपाउंड होता है ग्लाइसिन। तो ये हमने लिखा GLY, ग्लाइसिन। और इधर भी हमने लिखा NH2CH2COOH, ये भी ग्लाइसिन। अब इन दोनों में क्या होता है, हमेशा एक मॉलिक्यूल को लेफ्ट में लिखेंगे और एक मॉलिक्यूल को राइट में लिखेंगे। ये याद रखिएगा, एक मॉलिक्यूल को लेफ्ट में लिखा, एक मॉलिक्यूल राइट में लिखा। लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्रंट में होना चाहिए और राइट मॉलिक्यूल का NH2 ग्रुप इस मतलब ये दोनों आमने सामने होने चाहिए। लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और राइट वाले मॉलिक्यूल का NH2 ग्रुप आमने सामने होने चाहिए। अब क्या करें, इसमें से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हम यहां से रिलीज कर दें। कैसे? इसका तो OH और इस NH2 का एक H हटा दें, इसका OH और इसका एक H, तो एक H तो रहेगा। तो स्ट्रक्चर यहां पे बनेगा, ये बनेगा स्ट्रक्चर H2N। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज़ कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। ये बनेगा H
H2N CH2 C डबल बॉन्ड O डैश OH और H हटा तो यहां पर बना कौन NH एंड CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसको कहा जाएगा GLY डैश GLY डाई पैप्टाइड। ये याद रखिएगा, अगर 2 एमिनो एसिड पार्टिसिपेट करें तो बोलेंगे डाईपेप्टाइड। और इस डाईपेप्टाइड में ये जो CONH बॉन्ड है, कौन सा वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है CONH, ये वाला बॉन्ड, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखो ग्लाइसिन ग्लाइसिन डाईपेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे 1, लेकिन अगर 3 एमिनो एसिड मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाए तो उसको बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड। तो इसी टाइप से हम यहां पर हम कह सकते हैं, डिपेंड करेगा कितने एमिनो एसिड मिलकर ऐसे पेप्टाइड लिंकेज बना रहे हैं। अगर 2 एमिनो एसिड बना रहे हैं तो डाइपेप्टाइड, 3 बना रहे हैं ट्राइपेप्टाइड, और अगर कई सारे एमिनो एसिड मिलकर इस टाइप से पेप्टाइड लिंकेज करें उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं ट्राइपेप्टाइड का। देखिए ये हमने एक ट्राइपेप्टाइड लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा NH2 CH, यहां पर लिखा CH2 COOH, एक तो ये मॉलिक्यूल लिखा। एक इसके अलावा हम लिख सकते हैं NH2 CH या CH3 को चलो यहां लिख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। जरा इनकी नेमिंग मुझे बता दीजिए। तो इसका नेमिंग होता है क्या GLY, इसका नेमिंग होता है ALA एलानिन, ठीक है। और इसी टाइप से यहां पर एक मॉलिक्यूल हम और इसमें लिख सकते हैं, कौन सा वाला, ये हमने लिखा H2N CH2 COOH, ठीक है। अब इसमें से हमें कितना, अच्छा इस मॉलिक्यूल का नेम क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल हुआ GLY। तो क्या बोला, ग्लाइसिन एलानिन ग्लाइसिन, ठीक है। क्या करें, यहां से ये OH ये H, यहां से OH ये H माइनस H2O करा, कितने, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से लीव करे, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से लीव करे, तो बताइए बनने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, बनने वाला स्ट्रक्चर होगा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH CH3 C डबल बॉन्ड O, then again NH CH2 C डबल बॉन्ड, और यहां पर ये COH, ठीक है। ये मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। तो अब इसमें देखो पेप्टाइड बॉन्ड कौन कौन सा, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड ये रहा और एक पेप्टाइड बॉन्ड ये रहा। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्लाइसिन एलानिन ग्लाइसिन ट्राइपेप्टाइड। ये हमने लिखा ट्राइपेप्टाइड। तो देखो इस ट्राइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो इस टाइप से हम यहां पर इसको कह सकते हैं पेप्टाइड लिंकेज। मीन्स ये जो लिंकेज होगा इसको हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड लिंकेज। तो ये हुआ। अब इसमें देखिए ऐसे कई सारे एमिनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो एमिनो एसिड का ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम जितने भी एमिनो एसिड्स हैं, मेनली ह्यूमन बॉडी के लिए 20 एमिनो एसिड्स काफी इंपोर्टेंट होते हैं। तो वो जो 20 एमिनो एसिड्स हैं, अब नेक्स्ट पार्ट में हम उसी की अभी बात करेंगे। हाँ तो बच्चों, हम बात कर रहे थे एमिनो एसिड की। तो ये यहाँ पर कई सारे हमने एमिनो एसिड लिखे हैं। तो देखिए इन एमिनो एसिड को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कैसे कैसे, सबसे पहले हमने लिया है न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो ये जितने भी एमिनो एसिड हैं सबके सब न्यूट्रल हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां से ये 2 जो एमिनो एसिड हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये एसिडिक एमिनो एसिड होते हैं।
और ये वाले जो है लिस्टीन या अर्जिनिन या हिस्टिडीन, ये सब के सब बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। अच्छा, एक और मैंने तुमसे कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा था, जिसमें मैंने तुमसे कहा था एक होता है एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल और एक सेमी एसेंशियल। यहां पर जिन पर ये स्टार लगे हुए हैं रेड कलर से, ये सब के सब जितने भी अमीनो एसिड हैं ये सब के सब एसेंशियल अमीनो एसिड है, मतलब ये सब हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, तो जरा इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया न्यूट्रल अमीनो एसिड में फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइसिन, सिंबॉलिक टर्म GLY, स्ट्रक्चर होगा NH2CH2COOH। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बाकी जितने भी ये सब हैं ये सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एलानिन, ALA, स्ट्रक्चर NH2CH3COOH। वेलिन, वेलिन में इस ग्रुप से हमने कौन सा ग्रुप लगा दिया, आइसोप्रोपाइल। तो देखो ग्लाइसिन में तो H लगाया, यहां पर हमने क्या लगाया, CH3 लगा दिया, यहां पर हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाया, तो ये बना वेलिन। और उसके बाद हमने CHNH2 इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ग्रुप से कौन सा ग्रुप लगा दिया, आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगाया, आइसोब्यूटाइल, तो ये बनता है ल्यूसीन, LELUE। और इस CHNH2COOH से अगर हम ये वाला ग्रुप लगा दें, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो बनता है आइसोल्यूसिन, ILE, इसके सिंबल होता है। एक होता है मैथ्योनाइन, MET इसका सिंबल है, स्ट्रक्चर होता है CH3SCH2CH2CHNH2COOH। इसमें देखो एक थायोईथर ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ये C टाइप से नेक्स्ट होता है प्रोलाइन, स्टार्टिंग में हमने बात करी थी प्रोलाइन, PRO, इसमें 2 डिग्री अमाइन होता है। नेक्स्ट इज फिनाइल एलानिन, तो जो एलानिन हमने यहां पर लिखा था CH3 से एक PH और जोड़ दें तो ये बनेगा फिनाइल एलानिन, सिंबॉलिक टर्म होगा PHE। तो ये हुए यहाँ पर न्यूट्रल, और ये भी जो है ये सब के सब भी न्यूट्रल है। नेक्स्ट इज ट्रिप्टोफैन, TRP, इसमें ये स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बेंजीन से एक पैरेलल टाइप का स्ट्रक्चर टेस्ट होता है। देन CH2CH NH2 एंड COOH। उसके बाद एस्पार्जिन, ASN, स्ट्रक्चर होगा NH2CO CH2CH NH2COOH। के बाद ग्लूटामाइन, GLN, स्ट्रक्चर NH2CO CH2CH2CH NH2 एंड COOH। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेरीन, सेरीन की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो सेरीन में SER है, SER का स्ट्रक्चर CH2OH, इसमें अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। देन CH NH2 एंड COOH इसका स्ट्रक्चर। देन 309 एसेंशियल अमीनो एसिड, THR, स्ट्रक्चर होगा CH3CHOH देन CH NH2 COOH। उसके बाद थायरोसिन, TYR में हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल, देन CH2CH NH2 COOH। के बाद सिस्टीन, CSY, स्ट्रक्चर SH CH2 CH NH2 COOH। सिमिलरली सिस्टीन, CSY, स्ट्रक्चर होगा SS CH2 CH NH2 COOH। जो स्ट्रक्चर ऊपर है सेम वही स्ट्रक्चर नीचे भी होता है, इसको बोलते हैं सिस्टीन। तो ये सब के सब न्यूट्रल अमीनो एसिड। उसके बाद फिर आता है एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड का फर्स्ट जो नेम होता है, फेमस अमीनो एसिड है एस्पार्टिक एसिड, ASP इसका टर्म सिंबल होता है। में COOH CH2 CH NH2 एंड COOH, ये CH2 होगा, तो यहां पर एक हल्का सा करेक्शन, CH2, इसको बोलते हैं एस्पार्टिक। अब देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हैं, 2 है और एक NH2 है। क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है इसलिए एसिडिक अमीनो एसिड होता है। यहां पर नेक्स्ट है ग्लूटामिक एसिड, GLU। तो एस्पार्टिक में और ग्लूटामिक में कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, बस एक यहां पर CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा होता है। मतलब ग्लूटामिक में अगर हम यहां पर एक CH2 और ऐड करें तो वो बन जाता है, एस्पार्टिक में एक CH2 और ऐड करें तो बनता है ग्लूटामिक एसिड, दोनों ही एसिडिक नेचर के। और इस बार और नेक्स्ट है बेसिक अमीनो एसिड, लिस्टीन LSY में
NH2, देन उसके बाद CH2, 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 देन CH, NH2 एंड COOH एसेंशियल अमीनो एसिड है। देन अर्जिनिन ARG में NH2 C डबल बॉन्ड NH, देन अगेन NH, CH2, 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 देन CH, NH2 और COOH, ये होता है अर्जिनिन। एंड लास्ट इज हिस्टिडीन HIS में इस टाइप का स्ट्रक्चर, देन CH2, CH, NH2, COOH। तो ये कई सारे अमीनो एसिड हैं, तो ये तो मैं इसमें याद रखना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इनके स्ट्रक्चर्स याद रखना, बट इस पर क्वेश्चन आ चुका है। अब जो पैटर्न चल रहा है एडवांस का, उसमें इनमें से क्वेश्चन एसिडीज पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक है। तो कोशिश करिएगा कि इन स्ट्रक्चर्स को आप थोड़ा सा लिख कर याद करें, इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह, और ये भी याद रखें इसमें से कौन कौन एसेंशियल है, और एक साथ में ये भी याद रखिएगा कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक एमिनो एसिड है। तो बच्चों यहां पर अब हमारा ये जो टॉपिक था बायोमोलिक्यूल वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बाद हमने एमिनो एसिड लिया था, ये कंप्लीट यहां पर हुआ। इसके बाद अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इसके बाद पॉलीमर। तो चलिए नेक्स्ट पॉलीमर की हम बात करते हैं। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा पॉलीमर। तो देखिए ये हेडिंग हमारा पॉलीमर में क्या होता है, अगर कई सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल, जैसे ये हमने एक मॉलिक्यूल लिया, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, इसके इस मॉलिक्यूल के एन मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कंबाइन होकर एक बिगर मॉलिक्यूल बनाए तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। और ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो जो बिगर मॉलिक्यूल है, हमने ये होल एन लिखा है, ब्रैकेट के बाद हमने एन लिखा है, इसका मतलब ये उस पॉलीमर की एक सिंगल यूनिट है। तो एज इट इज यूनिट ऐसे ही मल्टीपल में इससे जुड़ती चली जाएंगी। तो इसको बोलते हैं हम पॉलीमर और इसको हम बोलते हैं मोनोमर। जिससे बनता है वो मोनोमर और जो मॉलिक्यूल बना है वो पॉलीमर, और ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यहां पर एक हम बोलते हैं विनाइलिक पॉलीमर। विनाइलिक का मतलब ये है कि एल्कीन टाइप का पार्ट हो, जैसे ये हमने लिया इथीन, इस इथीन का अगर हम पॉलीमराइजेशन कराएं, ये हमने लिखा पॉलीमराइजेशन, तो क्या होगा, इथीन का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक वैलेंसी इसका फ्री होगा और एक वैलेंसी इसका फ्री होगा, ठीक है। तो यहां पर बनेगा CH2 और CH2, और ये हमने डैश लिखा है, इस टाइप से डैश लिखा है कि ये इस ब्रैकेट को कट करे। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे एन यूनिट आपस में ऐसे कंबाइन हो जाएंगे, तो एक लीनियर पॉलीमर यहां पर बनता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वाइज हम इसको बोलेंगे लीनियर पॉलीमर, ओके। तो एथीन का पॉलीमर होगा पॉलीथीन। इसी टाइप से ये जो मॉलिक्यूल होता है इसको कॉमन नेम इसका होता है प्रोपाइलीन, ऐसे बोला जाता है इसको प्रोपीन, प्रोपाइलीन जिसको हम बोलते हैं। तो यहां पर वही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इस टाइप से ऐसी एन यूनिट आपस में कंबाइन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है। चलिए इसी बात से दिस कंपाउंड इज विनाइल क्लोराइड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और एन यूनिट यहां से कंबाइन हो जाती है, इसको बोलते हैं पॉली, मतलब जो इसका नेम है उस नेम में हम पॉली वर्ड ऐड करेंगे। तो ये कंपाउंड था विनाइल क्लोराइड, से बनेगा पॉली विनाइल क्लोराइड, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, आप लोगों ने सुना होगा पीवीसी, जिसको पीवीसी भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। प्लास्टिक के पाइप, बकेट्स, मग वगैरह बनाने में इसका काफी रोल होता है, मींस इसी से ही बनते हैं ये, ओके। नेक्स्ट विनाइल ग्रुप से अगर हम बेंजीन लगा दें तो इसका नेम होता है स्टाइरीन। तो स्टाइरीन का अगर पॉलीमराइजेशन करें तो कंपाउंड बनता है पॉली स्टाइरीन, इस टाइप से। इसी टाइप से अगर विनाइल से हम पीएच को हटाकर CN ग्रुप लगा दें, सैनन ग्रुप लगा दें, तो इसको बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल।
और एक्राइलोनाइट्राइल का अगर पॉलीमराइजेशन करा दें तो बनता है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, PAN। जैसे उसको बोलते हैं PVC, वैसे ही इसको बोलते हैं PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है। अब ऐसे ही विनाइल ग्रुप से, इस विनाइल ग्रुप से अगर हम एसिटेट ग्रुप लगा दें तो ये नेम हो जाता है विनाइल एसिटेट, और विनाइल एसिटेट का पॉलीमर बनेगा ऐसा ही पॉलीविनाइल एसिटेट। ठीक है। तो कहने का मतलब इस टॉपिक में आपको जो मोनोमर है उस मोनोमर का तुम्हें पॉलीमर याद रखना है और पॉलीमर का तुम्हें मोनोमर याद रखना है। ये तुम्हें याद इस तरह से याद रखना है। ठीक है। अब यहां देखो सेवंथ नंबर में यहां पर इस कंपाउंड को बोलते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन का अगर पॉलीमराइजेशन कराएं तो इस टाइप का एक पॉलीमर बनता है जिसको बोलते हैं टेफ्लॉन। ये एक हार्ड प्लास्टिक होता है, जनरली होम अप्लायंसेस वगैरह आते हैं उसमें नॉन स्टिकी लेयर बनाने में इसको यूज में लेते हैं। टेम्परेचर वगैरह का इसमें कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। बहुत ही हार्ड प्लास्टिक होता है टेफ्लॉन। ठीक है। तो इस टाइप के जो पॉलीमर होते हैं उसको हम बोलते हैं विनाइलिक पॉलीमर, बिकॉज इनमें विनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसी टाइप से नेक्स्ट आता है ब्यूटाडाइइन पॉलीमर। अब ब्यूटाडाइन बेसिकली होता क्या है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप के मॉलिक्यूल जो होते हैं इसको हम बोलेंगे ब्यूटाडाइइन। और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये हमको पता है ये रेजोनेंस शो करते हैं। कैसे शो करते हैं याद, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां डीलोकलाइज होगा और ये पाई बॉन्ड यहां पर डीलोकलाइज हो जाता है, से बनता है CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड चार्ज माइनस, एंड यहां पर आता है CH2 चार्ज पॉजिटिव। तो इस वाले पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। तो ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करके इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं और ये चेन ऐसे ही आपस में कंबाइन होती चली जाती है। मींस एक यूनिट का नेगेटिव चार्ज कार्बन दूसरी यूनिट के ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज कार्बन से कंबाइन होकर एक लीनियर चेन बनाता है। ठीक है। अब यहां पर जो डिफरेंस है वो है जी का। जी यहां पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे हमने यहां पर इस जी की जगह लिखा CH3, तो ये याद रखिएगा CH3 लगते ही इस कंपाउंड का नेम होता है आइसोप्रीन। ये कॉमन नेम है, ये नेम तुम्हें याद होना चाहिए, आइसोप्रीन। अगर ब्यूटाडाइइन में CH3 लगा दे तो आइसोप्रीन। अब देखो जब इसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो दो टाइप का ज्योमेट्री बनता है। कैसे, बीच में डबल बॉन्ड आएगा और ये CH2 और ये CH2 दोनों सेम साइड अगर हैं, अगर दोनों CH2 सेम साइड है तो ये सिस फॉर्म होगी, और दोनों CH2 अगर अपोजिट साइड है तो ये ट्रांसफॉर्म होती है। तो याद रखना अगर CH3 है, CH3 में जो इसका सिस फॉर्म वाला पॉलीमर होता है इसको कहा जाता है नेचुरल रबर। लेकिन अगर इसी का ट्रांसफॉर्म बना दिया जाए तो ये होता है गुड्डा पर्चा, एक फेमस पॉलीमर है, ये याद रखिएगा। तो सिस फॉर्म नेचुरल रबर एंड ट्रांसफॉर्म इज गुड्डा पर्चा। ठीक है। तो ये हुए यहां पर ब्यूटाडाइन पॉलीमर और ये हुए यहां पर विनाइलिक पॉलीमर। ठीक है। इसके अलावा ब्यूटाडाइन पॉलीमर के और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं और भी कई इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जिसमें से एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं और आ भी चुके हैं। तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम वही एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये देखिए नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पॉलीमर के। तो सेकंड हम यहाँ पर बात करते हैं इस क्विज में, सेकंड होता है नियोप्रीन। नियोप्रीन का यहाँ पर जो मोनोमर होता है वो होता है क्लोरोप्रीन। मिस ब्यूटाडाइन के सेकंड फॉर्म पर Cl आ जाए तो बोलते हैं क्लोरोप्रीन, और अगर CH3 आ जाए तो हमने इसको बोला था आइसोप्रीन, लेकिन यहाँ पर चूंकि Cl है तो उसको कहेंगे क्लोरोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन का ट्रांस पॉलीमर इसको कहा जाता है नियोप्रीन, याद रखिएगा इसको। इसी के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल नाइलोन 66। नाइलोन 66 का एक तो मोनोमर होता है एडिपिक एसिड। ठीक है। एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, COOH के बाद में यहां पर CH2 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 और CH2, 4 बार CH2 हो और बाद में फिर से क्या आ जाए COOH। और एक मॉलिक्यूल ये होता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन का अगर हम पॉलीमराइजेशन कराएं तो इस केस में यहां पर देखा जाता है कि इसका OH और इसका H मिलकर वाटर यहां से रिलीज करते हैं। ठीक है।
तो एक पाउडर यहां से रिड्यूस होगा, प्लस फिर यहां से इसका H और नेक्स्ट मॉलिक्यूल किसका होगा, एडिपिक एसिड का, उसका OH। ऐसे कई सारे वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे और यहां पर ऐसा एक अमाइड फॉर्म बनता है, ये अमाइड ग्रुप बनता है। इसका नेम होता है नाइलोन 66। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज समझना है कि जो पॉलीमर होते हैं या पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होता है वो दो टाइप का होता है। एक होते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब ये है कि ऐसा पॉलीमराइजेशन जिसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो और उसमें से कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल लीव नहीं होते हो, तो उसको कहा जाता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। लेकिन कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो और उस कॉम्बिनेशन में कई स्मॉलर मॉलिक्यूल लीव करते हो, जैसे वाटर लीव कर रहा हो या HCl लीव कर रहा हो या अल्कोहल लीव कर रहा हो, इसको कहा जाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो यहां पर देखो इस केस में जैसे इससे हमने बनाया नियोप्रीन, हमसे कहा जाए बताइए ये किस टाइप का पॉलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन है या एडिशन है। तो हमने देखा इससे इसका बनना जस्ट एक एडिशन हो रहा है, इसमें कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल लीव नहीं हो रहा है, तो इससे इसका बनना एडिशन पॉलीमराइजेशन। लेकिन नाइलोन 66 का बनना दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये कैसे बोला, ये मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं और इसमें वाटर लीव कर रहा है, तो यहां पर बन रहा है नाइलोन 66 अमाइड ग्रुप बन रहा है, इसको कहा जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे कहा जाएगा, ऑप्शंस दे रखे होंगे 1 2 3 4, कहा जाएगा बताइए इसमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है या कौन सा एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन हो सकता है, एक होता है होमोपॉलीमर और एक होता है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब ऐसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर बस एक ही टाइप का हो, तो कहा जाता है होमोपॉलीमर। लेकिन अगर सपोज किसी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में नंबर ऑफ मोनोमर एक से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसको कहा जाता है कोपॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल जैसे नियोप्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर, इसका जो मोनोमर है वो बस एक ही है, जबकि नाइलोन 66 ये किस टाइप का पॉलीमर है, दिस इज कोपॉलीमर। याद रखिएगा, बिकॉज इसके मोनोमर ये तो है ही सही और साथ में एडिपिक एसिड भी होता है, तो याद रखिएगा एक तो होता है होमोपॉलीमर और एक होता है कोपॉलीमर। ठीक है, चलिए नाइलोन 6 के बाद नेक्स्ट लेते हैं नाइलोन 6। नाइलोन 6 में ये मोनोमर होता है कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम का मतलब 7 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइड का अगर हम पॉलीमराइजेशन करें तो ये अमाइड बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है और CO और NH इस टाइप से इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो चूंकि इसमें 6 कार्बन है इसलिए इसको बोला जाता है नाइलोन 6। तो याद रखिएगा एक होता है नाइलोन 66, एक होता है नाइलोन 6, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो नाइलोन 6 का मोनोमर कैप्रोलैक्टम। ठीक है, इसी टाइप से एक और बहुत इंपॉर्टेंट रबर होता है ये ब्यूना एस। ब्यूना एस का मतलब SBR मतलब स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SBR। ये बनता है N मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटाडाइन प्लस N मॉलिक्यूल ऑफ स्टाइरीन। स्टाइरीन का मतलब विनाइल ग्रुप से कौन जुड़ा हो, PH, इसके भी N मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर यहां पर इस टाइप का मॉलिक्यूल बनता है। मतलब इस केस में वही रेजोनेंस होगा, इसमें तो 1,4 एडिशन होता है बट इसमें 1,2 एडिशन होता है, से मॉलिक्यूल बनता है ये वाला ब्यूना एस, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर। ठीक है, इसी टाइप से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल पॉलिएस्टर का। पॉलिएस्टर में यहां पर लेके चलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस कंपाउंड इज इथाइलिन ग्लाइकोल। और एक ये होता है, इसका नेम होता है टेरेप्थेलिक एसिड। 1,4 पोजीशन पर डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसको कहते हैं टेरेप्थेलिक एसिड का अगर पॉलीमराइजेशन कराएं तो क्या होगा, हाइड्रोक्सी का तो H और इसका OH, वाटर मॉलिक्यूल लीव करेगा तो यहां पर बनता है एस्टर। वैसे ही इथाइलिन ग्लाइकोल का एक और मॉलिक्यूल इस तरफ कंबाइन करेगा, यहां से भी वाटर लीव करेगा तो इधर भी एस्टर बनेगा। तो इस केस में यहां पर इसकी अगर हम एक सिंगल यूनिट लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, बेंजीन से CO से इथाइलिन ग्लाइकोल का O, CH2CH2O, देन C डबल बॉन्ड O। और इस यूनिट को एज इट इज इसके आगे रिपीट करते चले जाएं
तो इसमें एक एस्टर यहाँ बनेगा, एक एस्टर यहाँ, ऐसे कई सारे एस्टर बनते हैं, इसलिए इसका नाम होता है पॉलीएस्टर। और ये फेमस क्लोथ है, डेक्लोन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो है कुछ एग्जांपल्स। इसके बाद 2-3 एग्जांपल और भी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया था भी पॉलीएस्टर का। इस केस में हमने यहाँ पर क्या मॉलिक्यूल लिया, टेरेप्थिलिक एसिड। अब समझना 7th नंबर, बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट एग्जांपल, रिएप्टल। रिएप्टल बनता है इथाइलीन ग्लाइकोल प्लस 1-2 पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, सी पॉलीमराइजेशन करा है, तो बनेगा क्या, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O, C अटैच्ड O, उसके बाद CH2 डैश। और इधर भी ऐसे ही, तो यहां पर अगर हम ब्रैकेट लगाना चाहें तो इसका ब्रैकेट यहां पर हम ऐसे लगा देंगे। तो कहने का मतलब इसमें और इसमें फर्क इतना सा है, यहां पोजीशन 1-4 है, यहां पोजीशन 1-2 है। इसका नेम होता है हैलेइक एसिड। और ये कंपाउंड तो आप जानते हैं, दिस इज इथाइलीन ग्लाइकॉल, से बनता है रिएप्टल। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, एक इसी के अलावा एक एग्जांपल और ले सकते हैं लास्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल इज 8th नंबर, बैकेलाइट। देखिए बैकेलाइट बनता है फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से। पहले इसकी रिएक्शन से कंपाउंड बनते हैं इस टाइप से, यहां पर OH एंड CH2OH, और एक इसी का पैरा आइसोमर भी बनता है CH2OH, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक इस टाइप का मॉलिक्यूल इसमें बनता है। यहां पर लिखा OH CH2 से अटैच्ड O, इस टाइप का एक मॉलिक्यूल बनता है, बहुत ही क्लोजली पॉलीमर होता है ये। इस टाइप से यहाँ पर ये हमने लिखा CH2O, यहाँ पर भी इस टाइप से पॉलीमर बनता है, जिसको बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर ही बोलते हैं। और क्रॉस लिंक टाइप के जो पॉलीमर होते हैं ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं। मीन्स इन पर अगर इनको हीट करें, हीट करने से ये सॉफ्ट नहीं होते हैं, जल जाते हैं बट सॉफ्ट नहीं होते हैं। जबकि अगर हम बात करें पीवीसी की, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक टाइप का पॉलीमर होता है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब ऐसा प्लास्टिक जिसको हीट करने पर सॉफ्ट हो जाए और ज्यादा हीट करने पर मेल्ट भी हो जाए, मीन्स जिनको रीशेप किया जा सकता है। लेकिन चूंकि ये थर्मोसेटिंग टाइप के होते हैं, क्रॉस लिंक होते हैं, हार्ड पॉलीमर होते हैं, और मेनली बैकेलाइट का जो यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में, ये याद रखिएगा। तो यहां पर अगर हमसे कहा जाए बैकेलाइट का मोनोमर, तो हम कहेंगे फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। तो बच्चों हमने यहाँ पर कई सारे इंपोर्टेंट पॉलीमर लिए हैं। तो इसमें तुम्हें हर एक कंपाउंड का, हर एक पॉलीमर का मोनोमर पता होना चाहिए, प्लस मोनोमर का पॉलीमर भी पता होना चाहिए, प्लस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एग्जाम्पल है, कौन कौन से एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल है, कौन से कोपॉलीमराइजेशन है, कौन से होमोपॉलीमराइजेशन है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लेक्चर में ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें, और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।